चलिए, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घन और घनमूल। घन क्या होता है? किसी भी संख्या की यदि घात 3 ज्ञात करनी है हमें, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 की घात 3 है, तो किसी भी संख्या की यदि हमें घात 3 ज्ञात करनी है तो उसे हम कहते हैं घन। ये सेम ऐसा ही है जैसा कि वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है? यदि किसी भी संख्या की घात हमें 2 ज्ञात करनी हो, मान लीजिए 4 की घात 2 है, तो यदि किसी भी संख्या की घात 2 ज्ञात करनी है तो वह कहलाता है हमारा वर्ग। ठीक है, तो वर्ग कैसे निकालते हैं? 4 की घात 2 यानी कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे। 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 16। किसी भी संख्या की घात 2 लगा दें तो वह उसका वर्ग कहलाता है, और यदि किसी भी संख्या की घात 3 लगा दें तो वह उसका घन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमें 2 की घात 3 निकालनी है, या फिर हम कहें 2 का घन निकालना है, तो 2 का घन क्या हो जाएगा? घन का मतलब ही घात 3 होता है, तो घन हमारा हो जाएगा घात 3। अब मान लीजिए 2 का घन निकालना है तो 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का क्या मतलब हुआ? 2 को 3 बार गुणा करें, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 का घन क्या हो गया है? 2 का घन 8 हो गया है। ठीक है, उसके बाद होता है घनमूल। घनमूल क्या होता है? घनमूल सेम वर्गमूल के जैसा है, सेम वर्गमूल के जैसा है, लेकिन डिफरेंस क्या है अब वर्गमूल से? वर्गमूल में यदि आपको ध्यान हो तो वर्गमूल किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो मान लेते हैं 16 है, 16 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करते हैं? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या अभाज्य गुणनखंड आए 16 के? तो 16 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वह है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मुझे वर्गमूल निकालना है यदि, तो मैं क्या करता हूं? तो मैं दोनों तरफ इस तरह का चिन्ह बनाऊंगा। उसके बाद क्या क्या करूंगा? दो दो संख्या के जोड़े बनाऊंगा। सेम संख्याओं के, अलग अलग संख्या नहीं होनी चाहिए, दो सेम संख्याओं के जोड़े बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर यदि मैं क्या है, 2 है, तो मैं दो दो के जोड़े बनाऊंगा। एक जोड़ा तो यह हो गया, एक जोड़ा इन दो का हो गया है। ठीक है, उसके बाद इन दो में से एक बाहर आएगा और इन दो में से एक बाहर आएगा, तो 2 गुणा 2 ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल में तो हम क्या करते हैं? दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, लेकिन यही यदि हमें घनमूल निकालना होता तो घनमूल में सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन दो दो संख्याओं की जगह हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो दो संख्याओं के बनाए हैं ना अभी, जैसे एक जोड़ा तो यह रहा और एक जोड़ा यह रहा, तो हमने दो दो संख्याओं के बनाए हैं। घनमूल में आप तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं बेटा, स्क्रीन तो दिख रही है। जिसको भी स्क्रीन नहीं दिख रही है आप एक बारी रिफ्रेश करें। सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना? जल्दी से वायु रन लिख के बताइए। हाँ जी, सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। तो बेटा, जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है, या फिर एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लें। तो इस तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं तीन तीन संख्याओं के जोड़े बना के। लास्ट क्लास में आपने एग्जांपल्स किए थे। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। 1331 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है उनको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो बेटा वैसे आंसर कर सॉल्व कर सकते हैं, पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1331 का घनमूल क्या होगा? हमें घनमूल निकालना है 1331 का। ऑप्शन भी लिख लें। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 21 यानी कि 21, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 11। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 11। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। बेटा ध्यान से सॉल्व करें। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें इसके, फिर तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएं, और तीन संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी। तीन संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें।
ध्यान से सॉल्व करें। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। 1331 ट्राई सभी बच्चों को करना है, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें, उसके बाद तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएं, उन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर आएगी। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा, आप समय से जुड़ें, आपकी 8:30 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे तक आपको क्लास में जुड़ जाना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, काफी बच्चों का आंसर नहीं आए हैं अभी तक। काफी बच्चे गलत भी आंसर कर रहे हैं बेटा, ध्यान से आंसर करें, बहुत ध्यान से सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जिन बच्चों के आंसर आ गए ना, वो एक बार क्रॉस चेक करके देखें। क्रॉस चेक मतलब आपने क्यूब रूट निकाला, आपका जो भी उत्तर उत्तर आया है ना, उसका घन निकाल कर चेक कीजिए। उसका घन क्या आना चाहिए? 1331 ही आना चाहिए। यदि उसका घन 1331 आ रहा है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है, 1331 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका उत्तर गलत है। चलिए 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। बेटा जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं प्लीज समय से जुड़ें। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करें जिन्होंने पोल में नहीं किया है। ठीक है। तो 1331 का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। चलिए निकालते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1331 के। ठीक है ना। तो देखिए 1331 में कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा? क्या 2 का जाएगा? नहीं, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद आपका 7, 5 का भी नहीं जाएगा और 7 का भी नहीं जाएगा। इसमें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसका भाग जाएगा वह है 11। हाँ जी, 11, 11 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसका इसमें भाग जाएगा। तो 11 का भाग देते हैं, 13 में देंगे, 11 एकम 11, 13 में से 11 बचे 2, और 2 और 3 कितना हो गए? 23, 11 दूनी 22, 23 में से 22 गए तो एक बचा, एक और एक क्या हो जाएगा? 11। कितनी बार 11 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11। तो यानी कि 121 बार भाग जाएगा 1331 में। ठीक है। फिर 121 में किसका भाग जाएगा? 121 में फिर से यदि आप चेक करेंगे तो 11 का ही भाग जाएगा। रविंदर पात्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप एक बार आंसर करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, इतनी बार डी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी कमेंट नहीं करें। तो 121 में हम किससे भाग देंगे? 11 से भाग देंगे। तो देखिए 11 एकम 11, 12 में से 11 गए तो एक, और फिर से एक, तो 11 एकम 11 कितनी बार भाग जाएगा? 11 बार भाग जाएगा। फिर से 11 में किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11। तो 1331 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं? इसका मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें तो इसका घनमूल निकालना है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे?
घनमूल ले लेंगे। तो घनमूल का सिंबल क्या होता है या फिर चिन्ह क्या होता है, इस तरीके के वर्गमूल और ऊपर से 3 लगा दो। अच्छा बेटा, स्क्रीन में यदि ग्लिच आ रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है आपके इंटरनेट में दिक्कत हो। ठीक है ना? तो हो सकता है आपके इंटरनेट में दिक्कत हो, तो आप एक बार इंटरनेट को चेक करेंगे, या फिर क्लास को काट कर दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3। ठीक है, इस तरीके स्टॉप हो रही है, कोई बात नहीं, एक बार आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि मेरे यहाँ से दिक्कत नहीं है, एक बार मैंने भी चेक कर लिया है, मेरे यहाँ से ठीक है। तो चलिए, हमने घनमूल लगाया। अब हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो हम इस तरीके से तीन संख्याओं के जोड़े बनाए, 11 × 11 × 11, 3 बार 11 आ रहा है, तो हमने जोड़े बना लिए हैं। इसके बाद यहाँ से कितने 11 बार आएंगे, एक ही जोड़ा बन पाया है, तो यहाँ से 1 11 बार आ जाएगा, और यह हमारा घनमूल होगा। तो 11 ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 11 ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। स्क्रीन स्टॉप हो गई है बेटा, सभी को दिख रही है। अच्छा, जिसको भी देखिए इस तरह की दिक्कत आती है ना, स्क्रीन नहीं दिख रही है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हो सकता है इंटरनेट की वजह से हो। ज्यादातर चांस यही है कि इंटरनेट की वजह से हो। तो आप एक बार क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर घर पे ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें आप करके देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, घनमूल का 11 हमारा उत्तर आ गया है, ऑप्शन डी। चलिए, ठीक है, सभी को समझ में आया क्या? अच्छा, जिसको भी समझ में नहीं आया है वो एन लिखे। जिसको समझ में नहीं आया है वो जल्दी से एन लिखे। सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आया है, बेटा कहाँ पर दिक्कत आई है? तो सभी बच्चे कहाँ पर दिक्कत आई है? अच्छा, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा एक बारी। कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताए। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए बेटा, क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है या फिर तरीका क्या होता है घनमूल निकालने का। सबसे पहले जिस भी संख्या का हमें घनमूल निकालने हैं, उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने 1331 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। 1331 में किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। ठीक है ना? तो 1331 में किसका भाग गया, 11 का भाग गया। तो 11 × 11 × 11, ये क्या हो गए हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, घनमूल निकालना है, तो घनमूल का चिन्ह लगाएंगे दोनों तरफ। इधर भी इस तरह से लिखा, और इस तरफ भी घनमूल का चिन्ह लगाया। उसके बाद घनमूल में हम क्या करते हैं, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जोड़े बनाए। यहाँ पर एक ही जोड़ा बन पा रहा है 11 × 11 × 11 का। तो यहाँ से कितने 11 बार आएंगे, हर एक जोड़े से एक संख्या बाहर आती है। यहाँ पे एक ही जोड़ा बना है, तो एक संख्या यानी कि 11 यहाँ से बाहर आएगा। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 11 इसका घनमूल होगा। ठीक है, आया समझ? सभी बच्चों को आया जिनको पहले प्रॉब्लम थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन डी। इसके बाद चलिए अब हम हमारे 10th क्लास के टॉपिक पर चलते हैं। 10th क्लास का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफी बच्चों को शायद डाउट भी रहता है इसमें। अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, कमेंट करना बंद कीजिए अभी, और सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पर अच्छे से ध्यान देंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा बेटा, पोल बाद में करेंगे अभी, है ना, पहले इस टॉपिक को समझेंगे। तो क्या होती है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर? चलिए, तो आपने देखिए इससे पहले परिमेय संख्याएं पढ़ी हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए तीन चीजें होती हैं। अच्छा बेटा, काफी बच्चे ना अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। ठीक है ना? सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे।
तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याओं के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो हम उसको P बटे Q के रूप में लिख पाए, P बटे Q के रूप में लिख पाए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो P और Q है, बेटा सभी बच्चे प्लीज अनम्यूट रखिए, सॉरी म्यूट रखिए अपने आप को, अदरवाइज मुझे आपका माइक भी ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी माइक भी मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है ना। अभी सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। तो हमारी परिमेय संख्या क्या होती है? तीन चीजें होती हैं परिमेय संख्याओं के लिए मेनली। सबसे पहले तो वो P बटे Q के रूप में हम उन्हें लिख पाए। दूसरी चीज, P और Q वहां पे क्या होंगे? दोनों ही पूर्णांक होंगे। और तीसरी चीज क्या है? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों चीजें हैं तो हमारी संख्या जो है वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्याओं को भी यही कवर कर लेते हैं। यदि इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, परिमेय के लिए तीनों होनी चाहिए, P बटे Q का रूप, P और Q पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों चीजें हैं जब तो कहलाएगी परिमेय संख्या। यदि इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है, यानी कि वह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय के लिए तो तीनों होनी चाहिए ना, एक भी चीज नहीं है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। और जो परिमेय संख्या नहीं है वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले लेते हैं 4/5। पहला उदाहरण 4/5, इसको चेक करते हैं क्या यह परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो हमने 4/5 लिया। सबसे पहले चेक किया क्या यह P बटे Q के रूप में है। पहली कंडीशन थी क्या यह P बटे Q के रूप में होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल P बटे Q के रूप में तो है। P हो गया 4, Q हो गया 5। दूसरी कंडीशन थी हमारी P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या P और Q पूर्णांक हैं? बिल्कुल है। P भी 4 है, Q भी 5 है, यानी कि 4 और 5 हैं, दोनों ही पूर्णांक हैं। तो हमारी पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, यानी कि संतुष्ट हो गई। दूसरी भी संतुष्ट हो गई। और तीसरी क्या थी? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और Q 0 के बराबर है भी नहीं। कितना है Q? Q हमारा 5 है। तो ये तीनों ही कंडीशन हमारी संतुष्ट हो गई हैं। इसका मतलब 4/5 एक परिमेय संख्या है। 4/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि 4/5 एक परिमेय संख्या क्यों हुई है? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आएगा। अभी कमेंट करना बंद करेंगे, दोबारा से स्क्रीन पर ध्यान देंगे। सुमित नागर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अच्छा चलिए आप मुझे बताइए कि परिमेय संख्या क्या होती है। बेटा देखिए अभी हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याओं के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। ये आपको अभी रिवाइज कराया जा रहा है, पहले भी पढ़ा दिया गया है परिमेय संख्या। आपको परिमेय संख्याएं पढ़ाई जा चुकी हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन है तो परिमेय संख्या है। इन तीनों में से यदि एक भी नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्या है? 4/5। 4/5 में यदि आप देखेंगे तो यह P बटे Q के रूप में भी है, P और Q पूर्णांक भी है और Q 0 के बराबर भी नहीं है। दोनों ही चीजें हैं, तो इसका मतलब यह हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया अभी? अभी समझ में आया क्या सभी बच्चों को, जिनको भी पहले डाउट था? सुमित नागर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको आया समझ में? सुमित नागर की आईडी से, ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है 3। सेकंड एग्जांपल है 3, इसको चेक करेंगे। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? आपने पहले पढ़ी हुई है परिमेय संख्या, आप बताइए क्या 3 एक परिमेय संख्या है? चेक करके बताइए। बेटा ये आपको पढ़ाई जा चुकी है पहले परिमेय संख्याएं। ओके ठीक है, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हाँ सर 3 एक परिमेय संख्या है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं सर 3 एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए सबसे पहले,
क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3/1? क्या 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ क्या? आराम से लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 का भाग तो हम दे ही सकते हैं। 1 का भाग देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ और 3 को मैं 3 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का हम भाग भी दे सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो 3/3 को मैंने लिखा 3/1। अब देखिए, पहली कंडीशन क्या होती है? P/Q के रूप में होनी चाहिए। P/Q के रूप में है क्या? बिल्कुल है। 3/1 लिखा है तो P/Q के रूप में तो है। पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। यदि हम कंपेयर करें 3/1 को P/Q से, तो P कितना है? P की जगह ऊपर है तो ऊपर तो 3 लिखा है, Q की जगह नीचे है तो Q 1 लिखा है। तो P 3 हो गया, Q 1 हो गया। क्या 3 और 1 दोनों पूर्णांक हैं? बिल्कुल, 3 और 1 दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये पूर्णांक तो है। तीसरे नंबर पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और है भी नहीं, Q 1 के बराबर है। तो इसका मतलब हमारी तीनों ही कंडीशन जो है परिमेय संख्याओं की, वो संतुष्ट हो रही हैं। इसीलिए 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, मनोज कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताइए मुझे पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक तो आपने पढ़ लिए हैं ना? सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पूर्णांक ही पढ़े थे। पूर्णांक क्या होता है? माइनस, प्लस और जीरो, जो भी माइनस की संख्या है, जितनी भी माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी हमारी पूर्णांक होते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। यानी कि जो भी आप संख्या देखते हैं, जो भी आप संख्या देखते हैं, चाहे वह माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे जीरो हो, ठीक है ना? अब वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए, जैसे -2.5 नहीं होनी चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, 2/5, 3/5 इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक पूरा अंक होना चाहिए। यदि वह पूरा अंक है तो वह पूर्ण अंक कहलाता है। ठीक है ना? चलिए, अब हम आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? 2.5। 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? यदि मैं इसका दशमलव हटाऊं, तो 2.5 को मैंने हटाया दशमलव को, तो मैं नीचे 1 लगाऊं, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 5, एक ही अंक है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। तो 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दशमलव यदि मैं हटाऊं तो इसको 25/10 लिख सकता हूँ। ठीक है ना? 2.5 को 25/10 लिख सकता हूँ। अब देखिए, 25/10 आ गया है, तो अब हम चेक करते हैं क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। पहला आता है P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो P/Q के रूप में है क्या? बिल्कुल, P/Q के रूप में है 25/10। तो पहली कंडीशन तो संतुष्ट हो रही है। दूसरी कंडीशन 25/10 है, ऊपर क्या है? P। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया? P का मान, P का मान आ गया है 25। Q का मान क्या आ गया है? Q नीचे है, यहाँ पर 10 नीचे है, तो Q का मान आ गया है 10। तो P 25, Q 10। 25 और 10 क्या दोनों पूर्णांक है क्या? बिल्कुल, दोनों पूर्ण अंक ही हैं। ठीक है ना? तो ये दूसरी भी हमारी संतुष्ट हो गई। तीसरी क्या होती है? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और Q 0 के बराबर है भी नहीं, Q 10 के बराबर है। तो इसका मतलब तीसरी हमारी कंडीशन भी संतुष्ट हो रही है। तो तीनों हमारी जो कंडीशंस हैं वो संतुष्ट हो गई हैं। तो इसका मतलब 2.5 यानी कि 25/10 हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसी को यदि समझ में नहीं आया है तो n लिख सकता है। समझ में आया क्या सभी बच्चों को? जिसको नहीं समझ में आया है वो n लिखे। बबलू गौतम की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम आई है? अच्छा, मुझे ये बताइए, चलिए सबसे पहले जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आई है, 2.5 को, मुझे ये बताइए 2.5 को यदि मैं दशमलव हटाता हूँ 2.5 में से, तो किस प्रकार से लिखूंगा? 2.5 में से यदि मैं दशमलव हटाता हूं तो किस प्रकार से लिखूंगा? हाँ जी, मीना देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा वही समझा रहा हूँ, एक बार और ही समझा रहा हूँ। मुझे पहले ये बताइए आप कि यदि 2.5 यानी कि 2.5, हाँ जी यही मैं देख रहा हूँ। अच्छा चलिए, बेटा कोई भी बच्चे अननेसेसरी मैसेज नहीं करें, ठीक है? आपसे जितना पूछा जाता है केवल उतना जवाब देंगे।
2.5 में यदि मैं इसमें से दशमलव हटाता हूं तो इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है? अच्छा मैंने अभी अच्छा ठीक है, मैंने अभी चैट मैसेज बंद कर दिए हैं, सब कुछ बंद है, केवल आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? तो देखिए 2.5 में से यदि मैं दशमलव को हटाता हूं तो कैसे हटाते हैं? दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, यहाँ पर 5 एक ही अंक है तो नीचे उतने जीरो आएंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 25/10। तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/10 लिख सकते हैं। अब हमें चेक करना है क्या यह परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? सबसे पहली कंडीशन सबसे पहली कंडीशन आती है कि हम चेक करें क्या यह p बटे q के रूप की संख्या है। तो हमने देखा बिल्कुल यह एक p बटे q के रूप की संख्या है, ठीक है ना? ऊपर 25 है, नीचे 10 है, तो p बटे q के रूप की संख्या तो है। p का मान कितना है? p का मान ऊपर होता है 25 है, q का मान नीचे होता है 10 है। यानी कि क्या p और q का मान हमारा पूर्णांक है? क्या p और q पूर्ण अंक हैं? बिल्कुल, 25 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, तो पूर्णांक भी हैं। तीसरा क्या होता है? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और q 0 के बराबर है भी नहीं, q हमारा 10 के बराबर है, तो तीसरी कंडीशन भी ठीक है। तो इसका मतलब तीनों ही कंडीशन हमारी संतुष्ट हो रही हैं, तो ये जो 2.5 है यह हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जिन भी बच्चों को पहले समझ नहीं आया था अभी बताइए, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको अभी समझ में आया कि 2.5 एक परिमेय संख्या क्यों है? ठीक है, समझ में आया। तो चौथा एग्जाम्पल बताइए। चौथा √49, इसको चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। √49, इसको बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है? अभी इसका आंसर बताएंगे चौथे एग्जाम्पल का। क्या √49 एक परिमेय संख्या है? अच्छा, जितेंद्र राव की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा अभी क्लास पे फोकस करिए प्लीज, ठीक है ना? मैं अपना नाम बाद में बता दूंगा, आप अभी क्लास पे फोकस कीजिए। पहले ये बताइए क्या √49 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है। तो हाँ जी, √49 एक परिमेय संख्या है। कैसे है चलिए देखते हैं। अच्छा अभी चैट में आंसर बंद कीजिए, चलिए चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। √49 का मान क्या होता है यदि आपको पता है? तो √49 यानी कि वर्गमूल 49 का मान होता है 7। और 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? फिर से जैसे हमने 3 के साथ किया था, 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ। और फिर से मैं वही कहूंगा कि देखिए ये सबसे पहले तो p बटे q के रूप में भी लिखा हुआ है। दूसरा यदि मैं इसमें p बटे q से कंपेयर करूं तो p का मान ऊपर होता है, तो p बराबर 7 हो गया, q बराबर 1 हो गया। और तीसरा यदि मैं बात करूं तो q 0 के बराबर भी नहीं है, q का मान 1 है। तो इसमें भी तीनों ही हमारी जो कंडीशन है वह संतुष्ट हो रही हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं √49 हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह तो थी हमारी बेटा परिमेय संख्याएं। अब हमने सीख लिया है अच्छे से कि परिमेय संख्याओं को कैसे चेक करना है। अब हम चलते हैं कुछ अन्य उदाहरण पे। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। 5वें नंबर का उदाहरण √7। √7 को आप चेक करके बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है? √7 को आप चेक करके बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है? वाई और एन लिखकर बताइए। तीनों कंडीशंस को चेक करें, यदि तीनों कंडीशंस आपकी संतुष्ट होती हैं जब तो वह परिमेय संख्या है, अदरवाइज वह परिमेय संख्या नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी। अभी सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे, ठीक है? अभी आंसर हो गए हैं, अभी सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, ठीक है ना? तो अंडर रूट सात को हम देखें। सबसे पहले तो अच्छा, √7 को भी मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, देखिए
अंडर रूट 7/1 तो लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने चेक किया क्या यह पी बटे क्यू के रूप में लिखा है, बिल्कुल पी बटे क्यू के रूप में तो लिखा है। दूसरा, पी का मान क्या हो गया, पी का मान हो गया है अंडर रूट 7, क्यू का मान क्या हो गया है 1। अब मुझे ये बताइए हमारी परिमेय संख्या में जो कंडीशन होती थी वह होती थी P और Q दोनों पूर्ण अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर P का मान क्या है, P का मान अंडर रूट 7 है, यानी कि वर्गमूल 7 है। और क्या वर्गमूल 7 हमारा पूर्णांक होता है क्या, नहीं, अंडर रूट 7 हमारा पूर्ण अंक नहीं होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि दूसरी वाली कंडीशन हमारी संतुष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, जब दूसरी वाली कंडीशन ही संतुष्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब तीनों कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही हैं, और तीनों कंडीशन संतुष्ट नहीं होंगी तो हम कह देंगे कि यह अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब संख्या परिमेय नहीं है तो वह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया क्या सभी बच्चों को? क्या यह समझ में आया कि यह क्यों एक अपरिमेय संख्या हुई है? क्या सभी को क्लियरली समझ में आया क्यों यह एक अपरिमेय संख्या हुई है? ठीक, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को समझ में आया तो एक बारी चैट में अभी फिर से बंद कर रहा हूं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा एग्जांपल है अंडर रूट 5। तो चलिए, इस अंडर रूट 5 को आप चेक करके बताइए क्या यह हमारी एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं। यदि है तो y लिखें, नहीं है तो n लिखें। यदि है तो y लिखें, नहीं है तो n लिखें। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी मैं बंद कर रहा हूँ चैट सेक्शन, ठीक है सभी के। तो देखिए, अंडर रूट 5 में भी वही बात कहेंगे जो हमने ऊपर कही थी, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 5/1। अब इसमें भी यदि मैं कंडीशन चेक करूं, पहली कंडीशन P बटे क्यू के रूप में है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन देखूं तो P का मान ऊपर कितना आ रहा है, अंडर रूट 5, Q का मान कितना आ रहा है 1। तो P का मान अंडर रूट 5 है, लेकिन क्योंकि यह एक पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं हो रही है। और क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना? चलिए, अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 या फिर एग्जाम्पल नंबर 3, अंडर रूट 5 + 3, इसको बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है? क्या अंडर रूट 5 + 3 यह एक परिमेय संख्या है क्या? तीनों कंडीशंस को अच्छे से चेक कीजिए। सुमित नागर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं। इतनी बार प्लीज, आपको पहले भी बताया गया है, इतनी बार मत लिखिए। एक ही बार वाई और एन लिखेंगे तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, तो काफी बच्चों ने लिखा है यस सर यह परिमेय संख्या है, काफी बच्चों ने लिखा है नहीं सर परिमेय संख्या नहीं है। या 5 सेकेंड्स और। चलिए, अभी मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, अभी सभी बच्चे समझेंगे। तो इसको भी वैसे ही हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 + 3/1। ठीक है, तो देखिए, पहली कंडीशन P बटे Q के रूप में है। दूसरी कंडीशन P का मान कितना आया, अंडर रूट 5 + 3, Q का मान कितना आया 1। तो Q तो हमारा पूर्णांक है। क्या अंडर रूट 5 + 3
अच्छा, यह दो अलग अलग संख्याएं नहीं है। अंडर रूट 5 + 3 यह पूरी एक संख्या है। अंडर रूट 5 + 3 यह पूरी मिलके एक संख्या है। तो मुझे बताइए चैट सेक्शन में, क्या अंडर रूट 5 + 3 एक पूर्णांक है क्या? क्या अंडर रूट 5 + 3 एक पूर्णांक है? वाई और एन लिख कर बताइए। बाकी बच्चे भी बताएं, क्या अंडर रूट 5 + 3 एक पूर्णांक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अंडर रूट 5 ठीक है। तो जैसा आप सभी ने लिखा है, अंडर रूट 5 + 3 एक पूर्णांक नहीं है, तो हम कहेंगे पी और पी पूर्णांक नहीं है, और इसकी वजह से हमारी दूसरी जो कंडीशन है वह संतुष्ट नहीं हो रही है। और जब दूसरी कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह जो हमारी संख्या है वह परिमेय संख्या नहीं है, वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पता कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यदि अपरिमेय संख्या की परिभाषा पूछी जाती है, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, वह आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हमने ये चेक कर लिए। चलिए, इसके अलावा अच्छा एक ट्रिक देखते हैं। अभी तो देखिए, हमने देखा है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे देखेंगे किसी भी संख्या को कि क्या वह परिमेय है या फिर नहीं है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आप डायरेक्ट अपरिमेय संख्याओं का पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट अपरिमेय संख्याओं का पता? यदि आपके वर्गमूल में, यदि आपके वर्गमूल के अंदर यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब तो वह होगी आपकी अपरिमेय संख्या। यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब तो अपरिमेय होगी, और यदि पूर्ण वर्ग है तो वह आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, इससे मेरा क्या मतलब है पूर्ण वर्ग से? पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। यदि वर्गमूल में ये हैं, यदि वर्गमूल के अंदर यह सभी संख्याएं हैं, तो ये सारी तो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग वह हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। वर्गमूल निकालने के बाद उनका पूरा अंक बचता है। ठीक है। तो यदि वर्गमूल के अंदर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हुई हैं, जब तो आएगी आपकी परिमेय संख्या, अदरवाइज आपकी आएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है। उदाहरण के तौर पे चेक करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था ना, अंडर रूट 49 है, तो उसका मान क्या आ गया था? 7, और वह आ गई थी परिमेय संख्या। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, इसलिए वह परिमेय संख्या हो गई थी। लेकिन एक हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे, जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। क्या अब वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं। ना तो 5 ही एक पूर्ण वर्ग है, और ना ही 7 ही एक पूर्ण वर्ग है। तो दोनों में से कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि ये दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं कि यदि वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। क्या समझ में आया सभी को? वाई और एन लिखकर बताएंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर है? चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, अभी एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट यह कहता है कि जो पाई होती है आपकी, पाई जो होता है वह भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, बच्चों को है ना काफी कंफ्यूजन होता है तीन चीजों में। एक तो पाई में, एक 22/7 में, और एक 3.14 में। ठीक है ना। तो क्या होता है? पाई होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई का मान ही होता है 22/7 और 3.14। तो इसका मतलब क्या होगा कि 22/7 और 3.14 भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 22/7 और 3.14 यह दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि पाई अपरिमेय संख्या होती है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो 22/7 और 3.14 है, ये पाई के एग्जैक्टली मान नहीं है।
यानी कि पाई इनके बराबर एग्जैक्टली नहीं होता है, यह पाई के लगभग मान है। ठीक है ना, ये पाई के लगभग मान है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मान नहीं है पाई के। अगर आप खुद ही सोचिए, यदि ये पाई के एग्जैक्टली मान होते तो 22/7, तो यदि मैं बात करता हूँ 22/7, तो 22/7 तो p/q के रूप में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे p का मान 22 है, q का मान 7 है, और q का मान 0 भी नहीं है, और p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये तो तीनों ही संख्याओं को क्या कर रहा है, तीनों ही कंडीशंस को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है परिमेय संख्या की। तो इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि तीनों हमारी जो कंडीशंस थी उनको आसानी से संतुष्ट कर रहा है। तो बिल्कुल 22/7 एक परिमेय संख्या ही है। सेम ऐसे ही 3.14 यह भी तीनों कंडीशंस को संतुष्ट करता है, तो यह भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो लेकिन पाई अपरिमेय क्यों हुई, क्योंकि पाई का मान फिक्स 22/7 या 3.14 नहीं होता है, लगभग इनके बराबर होता है। तो इसका एग्जैक्टली मान क्या होता है, इसका एग्जैक्टली मान अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मान क्या होता है। तो इसलिए आप देखेंगे पाई का मान मैंने कुछ अंकों तक लिखा भी है, 3.14159 इस तरह का कुछ लिखा है, और उसके आगे बिंदु 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 लिखे हैं, यानी कि इसका मान और आगे तक भी जाता है। ठीक है, इसका मान और आगे तक भी जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है यह नहीं पता है। ठीक है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो यह कंफ्यूजन आपको रखना नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको देखना है पाई के बारे में पूछा गया है, या 22/7 के बारे में पूछा है, या 3.14 के बारे में पूछा है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा चलिए, अभी ये आपके लिए एक काम कीजिए। चलिए, अच्छा इसको होमवर्क ना देके यही सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय है। अच्छा, ऑप्शन में लिख देता हूं, यहाँ पे ए है ऑप्शन परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय। पूरा ना लिखकर आप केवल कमेंट में आंसर करें। सबसे पहला एग्जांपल, परिमेय है या फिर अपरिमेय है, चलिए बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन 4.5 परिमेय है अपरिमेय है, यदि परिमेय है तो ए लिखेंगे, अपरिमेय है तो बी लिखेंगे। बाई और रन नहीं लिखना है बेटा, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैं यह पूछ रहा हूँ 4.5 पहला क्वेश्चन जो है वह परिमेय है या अपरिमेय है, यदि परिमेय है तो ए लिखें, अपरिमेय है तो बी लिखें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी के लगभग आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। चलिए, अभी कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है, अभी ध्यान से देखेंगे। तो बिल्कुल 4.5। हमने अपरिमेय संख्या में एक शॉर्ट ट्रिक सीखी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, यदि वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि यहाँ पर हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल तभी अपरिमेय संख्या होगी, बाकी परिमेय संख्या ही रहेगी। तो क्या यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर कोई वर्गमूल नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अभी के लिए। अच्छा ये है ना, अभी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वर्गमूल नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें हमारी तीनों कंडीशन जो है, 4.5 को मैं कैसे लिखूं, यदि मैं दशमलव को हटा दूं तो 45/10 लिख सकता हूँ। और इसमें यदि आप देखेंगे तो पहली कंडीशन जो थी p/q रूप वाली, वह भी संतुष्ट हो रही है। दूसरी कंडीशन जो थी p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो पूर्णांक भी है, p 45 है, q 10 है। और तीसरी कंडीशन q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं भी है, q 10 के बराबर है। तो तीनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं, इसका मतलब 4.5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, इसको बताइए क्या परिमेय संख्या है यह है। क्या √4 + 9 परिमेय संख्या है, या फिर ऐसे बता दीजिए परिमेय है या अपरिमेय, ए और बी में से, ए और बी में से बताइए, कमेंट में आंसर करके बताइए, ए और बी में से परिमेय है या अपरिमेय है। ऑप्शन ए और बी में से बताइए, परिमेय है अपरिमेय है।
ठीक है, चलिए आप सभी ने लिखा है ऑप्शन ए परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, अभी ध्यान से समझिए। देखिए क्या दिया गया है, अंडर रूट के अंदर है 4+9, तो मैं इसको जोड़ दूं, 4+9 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13। क्या अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है क्या? पूर्ण वर्ग क्या होता है, जिनका वर्गमूल पूर्ण अंक निकल जाता है, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25। क्या इनमें से कोई भी संख्या है क्या वर्गमूल के अंदर? नहीं, कोई भी संख्या नहीं है वर्गमूल के अंदर, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है वर्गमूल के अंदर, तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अंडर रूट 13 हमारी अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा देखिए दो चीजें हैं, एक तो अंडर रूट 4+9 हो गया इस तरीके से, एक हो गया अंडर रूट 4+9। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग अलग है, इसमें वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याएं प्लस में लिखी हुई हैं, तो इसे हम अंडर रूट 13 लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं, तो इसमें क्या है, अंडर रूट 4 के केवल 4 के ऊपर वर्गमूल है, तो 4 के ऊपर वर्गमूल है, तो अंडर रूट 4 का मान हो गया 2 प्लस 9 की जगह 9, ये हो गया है 11। फिर यह आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और फिर उसको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 39, इसका बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ध्यान से आंसर करें, ऑप्शन ए और बी में ध्यान से आंसर करें जल्दी से। शॉर्ट ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, परिमेय है अपरिमेय है। सभी बच्चे आंसर करें बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है अंडर रूट 39। अंडर रूट 39, क्या 39 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्या? नहीं, 39 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होती है, 36 होती है, 36 के बाद 49 होती है। 39 कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। और जब कोई भी वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है, तो वह अपरिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 39 भी क्या हो गई है, अपरिमेय संख्या हो गई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 3/5, इसकी बताइए ए और बी में से क्या उत्तर आएगा, परिमेय है अपरिमेय है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमने कर लिया है, फिर भी बताइए जल्दी से। सभी बच्चे बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो 3/5 क्या होगा, 3/5 को तो आप आसानी से देख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखी हुई है। P का मान 3 है, Q का मान 5 है, दोनों ही पूर्णांक हैं, और Q 0 के बराबर भी नहीं है क्योंकि Q का मान तो 5 है। तो तीनों परिमेय संख्या की जो हमारी कंडीशन थी उनको संतुष्ट कर रही है, तो 3/5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सबको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छे से पहचान आ गया है, क्लियर है। यदि सबको सब समझ में आ गया है तो आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। लेकिन यदि किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप रुकें और अपना डाउट पूछेंगे। ठीक है।